दोस्तों कहते हैं कि हर चुनाव में जीत हार के इतर एक संदेश भी छिपा होता है। उस संदेश को जो समझे वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अब इस उपचुनाव में सीट रिटेन करना यानी जीत हासिल करना एक तो मोहन यादव की कुर्सी को खतरे में डाल गया है। जैसे बिहार में सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है, वैसे ही मोहन यादव की उनसे ज़्यादा खतरे में, क्योंकि मोहन यादव पर हाल ही में ज़मीन को लेकर बड़े आरोप लगे थे, आपको मालूम है। अब इसके बाद अगर मोहन यादव को बदला जाता है तो शिवराज चौहान तो वापस आने वाले नहीं। एक बात साफ हो गई इस चुनाव में कि शिवराज चौहान जितने बड़े ज़मीनी नेता बीजेपी के पास थे, जो उनका एक पर्सनल कनेक्ट था, वो मोहन यादव के पास कतई नहीं है। तो इसका मतलब एक ज़मीनी नेता, एक पैन मध्य प्रदेश नेता बीजेपी के पास अब नहीं है। शिवराज चौहान जैसा कोई नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम बीजेपी के लिए बन जाता है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। कब तक मोदी के नाम पे चुनाव लड़े जाएंगे? अब तो मोदी नाम का वो जलवा भी नहीं रहा। पहला मौका तो कांग्रेस के लिए वो है कि इस मौके को भुनाए। दूसरा, जीतू पटवारी ने जिस तरह से काम किया और जितना उनका विरोध हुआ, जितना उनके खिलाफ काम किया जा रहा है कमलनाथ गुट की तरफ से या कभी दिग्विजय सिंह की तरफ से, कभी किसी और की तरफ से, उसके बावजूद जीतू पटवारी लगातार सड़क पे दिख रहे हैं। उसने एक पूरे देश के लिए संदेश है कि राहुल गांधी ने अगर भरोसा जताया है तो बहुत सोच समझ के जताया है, और अगर ये प्रदेश अध्यक्ष इन सब मुश्किलों के बाद भी लगे रहें तो जनता आपका साथ देती है। लेकिन यहाँ एक खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए ये है कि जो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर वहाँ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी उभर के आई है और काफ़ी वोट ले गई है वहाँ पर, वो थोड़ा सा खतरे की घंटी है कि मध्य प्रदेश में भी जनता कांग्रेस बीजेपी के इतर कोई तीसरा ऑप्शन देख रही है क्या? और अगर तीसरा ऑप्शन देख रही है तो जाहिर सी बात है उस तीसरे ऑप्शन के पास वोट वही जाएगा जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से नाराज वोट। बीजेपी से नाराज वोट अगर बट जाएगा कांग्रेस में और दूसरे में, तो नुकसान कांग्रेस को, फायदा बीजेपी को है। कांग्रेस को अभी से इस चीज़ पे ध्यान देना है कि थर्ड ऑप्शन कोई पैर ना जमा पाए मध्य प्रदेश में। अगर जमाए तो वो ऐसे वोट पे जमाए जो कांग्रेस को नहीं आने के बराबर हो, जिसको कांग्रेस मानती है कि वो नहीं आएगा। ऐसे वोट पे अगर कोई तीसरा ऑप्शन खड़ा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन पे खड़ा होता है जिसका कांग्रेस की तरफ आने का चांस होता है तो उसे कांग्रेस को रोकना होगा। और ये आज़ाद समाज को इतने वोट देकर वहाँ की जनता ने संदेश दिया है कांग्रेस को कि अभी बहुत कमियां हैं, उन कमियों पे काम कीजिए तो हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। ये साफ संदेश। तीसरा, मंजलपुर जो गुजरात में, वहाँ जितने बड़े मार्जिन से कांग्रेस हारी और सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही था, वहाँ राहुल गांधी के लिए एक संदेश है कि राहुल गांधी जी, आपने गुजरात को बहुत बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए गुजरात से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ढाक के तीन पात वहीं की वहीं पार्टी खड़ी है। अभी भी मौका है, वहाँ बदलिए। जैसे आप दूसरे राज्यों में युवा चेहरों को मौका दे रहे हैं, वहाँ भी युवा चेहरे और डिजर्विंग चेहरों को मौका दीजिए। बाहर निकलिए इन पुराने चेहरों से। गुजरात में अगर मोदी शाह को हराना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी पार्टी की वहाँ ओवरऑलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ना वहाँ ज़िला अध्यक्षों की नियुक्ति से कुछ हुआ, ना और चीज़ों से कुछ हुआ। जो डिजर्विंग है उन्हें आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कतार में पीछे खड़ा किया जाता है। वहाँ आज भी सच में गुजरात में, आज ही मेरे गुजरात के लोगों से बात हो रही थी कि वहाँ आज भी सच में बारात के घोड़े ही कांग्रेस में सबसे आगे नज़र आते हैं। रेस के घोड़े तो कहीं 15वीं कतार के बाद पीछे खड़े होते हैं। तो जहाँ ये बात बोली थी, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी आपको। बारात के घोड़ों को पीछे करके रेस के घोड़ों को आगे लाना होगा, तभी गुजरात में आप मोदी शाह की जोड़ी को हरा पाएंगे। ये बेहद ज़रूरी है। अब इन तीनों से एक तो आपने संदेश ले लिया
कि भाई कांग्रेस अब लोगों की चॉइस बनती जा रही है। नहीं तो अब तक क्या होता था, जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर होती थी वहां कांग्रेस मात खा रही थी, जहां कोई रीजनल फोर्स से कांग्रेस का मुकाबला होता था वहां जीतती थी, या त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला हो तो कांग्रेस जीत पाती थी। इन दो उपचुनाव में कांग्रेस ने एक तरह से सीधी सीधी बीजेपी से टक्कर थी और सीधी टक्कर में हराया भी है और गुजरात में हारी भी है। जब सीधी टक्कर में कांग्रेस जीत रही है तो इसका मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, ये राज्य खास करके आप अपने दम पर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लोग अब कांग्रेस पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इन राज्यों में, इन दो उपचुनाव में संदेश आया है, कांग्रेस की तरफ लोगों ने भरोसा जताया, क्या पूरे देश में कांग्रेस पर लोगों को भरोसा होने लगा है? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को लेकर जो देश की जनता ये पूछती थी कि मोदी नहीं तो कौन, सबसे पहले तो वो सवाल ख़त्म हो गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो जेन-ज़ी आंदोलन। उस जेन-ज़ी आंदोलन ने लोगों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोच बदली है। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पता नहीं उस मुद्दे पर सुधर क्यों नहीं रही, क्यों गलती पे गलती करी जा रही है। आरएसएस के अब एक सह सरकार्यवाह कह रहे हैं कि वो जन आंदोलन, जो जेन-ज़ी आंदोलन था वो इल्लीगल था, एंटी भारत था, भारत विरोधी था। और दूसरी तरफ वही सांसद रमेश भिदोड़ी, जिन्होंने सदन में सारी मर्यादाएं जो बदजुबानी की थी वो पार की थी, वो कह रहे हैं कि उस जेन-ज़ी आंदोलन में आने वाले ज़्यादातर लोग पंचर लगाने वाले थे। बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने न सिर्फ बीजेपी में, बल्कि वहाँ जो बीजेपी ने बिहार में प्रयोग किया, जिस तरह से एक तरह से नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती सीएम की कुर्सी से हटाकर अपने कब्जे में सीएम की कुर्सी ली है, वो संदेश साफ है कि लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा है और लोगों ने रिजेक्ट किया है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं था, ये बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, नितिन नवीन की परंपरागत सीट थी, जहां से उनका परिवार 7 या 8 बार लगातार चुनाव जीता है। ऐसी सीट पर प्रशांत किशोर का जीतना न सिर्फ सम्राट चौधरी की कुर्सी हिला गया, बल्कि बिहार ने एक संदेश साफ दिया है कि जनता अब बीजेपी के इन हथकंडों से ऊबने लगी है, या यूं कहें कि अब पक चुकी है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि ये जो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, इसका पहला इम्पैक्ट आपको बिहार के इस बांकीपुर सीट में मिलेगा और मध्य प्रदेश के दतिया में मिलेगा। क्योंकि बिहार में पर्टिकुलरली इसलिए कि बिहार में आए दिन आप देखते होंगे कि नौजवानों के आंदोलन होते रहते हैं। पेपर लीक के लिए भी सबसे पहले बिहार के छात्रों ने ही आवाज़ उठाई थी, जब उनको खूब डंडे भी पड़े थे। उसके बाद भी कई बार वो सड़कों पे उतरे हैं। राहुल गांधी को भी पटना में अपना छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना था, जो पोस्टपोन हो गया फिलहाल। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर देखिएगा तो बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। प्रशांत किशोर की इलेक्टोरल राजनीति में एंट्री होती है, ये देश के लिए अच्छी खबर भी है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छी खबर है। कुछ लोग इसे दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो बिहार में प्रशांत किशोर को राजनीतिक रूप से जिंदा रखना चाहते हैं। हो सकता है उसमें भी सच्चाई हो, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को क्या सबक मिला है वो बात करना ज़रूरी है, वो आगे बात करेंगे। क्योंकि
कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया। प्रशांत किशोर के साथ जो है वो कांग्रेस खड़ी रही, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो प्रशांत किशोर का साथ देना मतलब राजनीतिक रूप से आगे बहुत लंबी कहानी होने वाली है। अब दूसरी तरफ आइए दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में। कहने को तो ये सीट कांग्रेस की ही थी, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायक राजेंद्र भारती को के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ये उपचुनाव हुआ। लेकिन अगर आप इसको परंपरागत तरीके से देखें तो पिछले 5-6 चुनाव से ये हम बीजेपी का दबदबा रहा है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़ा हिंदुत्व का भी चेहरा रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों उनकी हार हुई। ऐसी हार हुई कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस का इस सीट को रिटेन करना और नए चेहरे के साथ रिटेन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश देगा। और खास करके तब जब पिछले विधायक राजेंद्र भारती पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, और कांग्रेस के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि ठीक मतगणना से एक दिन पहले कांग्रेस ने किसी पूर्व विधायक को एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। कल राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, इतना कड़ा संदेश दिया गया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है तो इस जीत में संदेश बहुत सारे छिपे हैं। और उसी तरह संदेश छुपा है गुजरात के मंजालपुर, शायद उसका नाम है, उस उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार का। वहाँ पर बहुत बड़ी हार कांग्रेस को मिली है, बीजेपी ने वहाँ कांग्रेस को पटखनी दी है, वहाँ भी संदेश है। उन सब की बात करना ज़रूरी है, लेकिन पहले जीतू पटवारी, जिसको मैं कांग्रेस का सबसे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष कहता हूँ, सबसे एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष कहता हूँ, वो जीतू पटवारी इस दतिया की जीत पर क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। दतिया के मतदाताओं को खूब साधुवाद देता हूँ। हमने उनसे आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश की राजनीति का बदलाव का शंखनाद दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है। माँ पीताम्बरा माई की कृपा से आप लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिले। मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ दतिया की जनता को। उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर सकारात्मक सोच के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, दतिया का भी विकास करेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो आतंक है, जो करप्शन है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की दुर्दशा है, जो अद्भुत अकल्पनीय नफरत और अहंकार का परिचायक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, इसको बेनकाब करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो अब लौटते हैं असल मुद्दे पर कि ये दो जीतों में जश्न तो है, जश्न के साथ मौके हैं, मौक़ों के साथ संदेश है। जश्न मनाइए कि आपने दोनों जगह जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनके आंख के नीचे, नाक के नीचे चुनाव जीता है। नॉर्मली होता ये है कि 100 में से 90% चांस ये होते हैं कि जब भी कोई उपचुनाव होता है, खास करके एक आध सीट का कोई उपचुनाव होता है, तो 90%, 100 में से 90% बार वही पार्टी जीतती है जो सत्ता में आसीन होती है। और बीजेपी जैसी पार्टी तो अगर सत्ता में नहीं भी होती तो भी आज की डेट में सबसे दमदार ओपोनेंट है। उसके बावजूद बिहार में भी जीत हासिल की, मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिहार में बेशक गोदी मीडिया प्रशांत किशोर को चमका रही है, लेकिन असल कहानी ये है कि उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया। वहाँ पर कांग्रेस ने तो आरजेडी से भी कहा था कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन आरजेडी, आपको मालूम है, प्रशांत किशोर के साथ जरा आंकड़ा नहीं बैठता है, उन्होंने अपना उम्मीदवार फिर भी उतारा जो तीसरे नंबर पर रही। इसलिए पहले बात बांकीपुर की करनी ज़रूरी है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत में दो फैक्टर बहुत बड़े माने जा रहे हैं। एक फैक्टर है कि जो आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट था वो प्रशांत किशोर की तरफ गया है, और दूसरा यह है कि जो बीजेपी से नाराज अपर कास्ट वोट है वो भी प्रशांत किशोर को गया। इन दोनों चीज़ों ने, इन दोनों फैक्टर ने मिलकर प्रशांत किशोर की जीत को पक्का किया, और साथ में कांग्रेस का प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना उसे बहुत
बहुत, या यूँ कहे, या ये जो 2 फैक्टर है उनको बहुत मजबूत कर गया। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक संदेश है। कांग्रेस के लिए संदेश ये है कि आरजेडी को बिहार में लोगों ने एक ऑप्शन के तौर पर अब लगातार रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ये बताती है कि बिहार की जनता अब जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी के इतर कोई तीसरा ऑप्शन तलाश रही है। अब इस तीसरे ऑप्शन में मुस्लिम यादव वोट अगर आरजेडी से छिटक रहा है तो इसे कांग्रेस को कहीं तीसरी जगह नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ साफ संदेश ये है कि कांग्रेस के लिए बिहार में एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़े दरवाजे खुल गए हैं। अब कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है, बिहार में आरजेडी से इतर या तो प्रशांत किशोर के साथ या फिर अकेले के दम पर अब मैदान में उतरने की जरूरत है, क्योंकि ये MY वोट अगर आरजेडी से छिटकता है तो इसकी पहली चॉइस, नेचुरल चॉइस जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस से ही उधर गया था और वापस कांग्रेस को इसे अपने पास लाना है, प्रशांत किशोर जैसी किसी थर्ड फोर्स के पास नहीं जाने देना है। ये पहला संदेश और पहला मौका वहाँ पर कांग्रेस के लिए है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अब कांग्रेस के पास एक मौका इस चीज़ से भी साफ है कि वहाँ थर्ड ऑप्शन पब्लिक अब ढूंढ रही है, तो कांग्रेस अपने आप को बड़ी फोर्स के तौर पर वहाँ पर जो कृष्णा अल्लावरू ने शुरू किया था काम, उस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और पूरे प्रदेश में अपने आप को एक्टिव करने की ज़रूरत है। भाई साहब, 4.5 साल का वक्त है अगले विधानसभा चुनाव के लिए और 3 साल का वक्त है लोकसभा चुनाव के लिए। अब इस माफ़ कीजिएगा, 4.5 साल का और 3 साल का फ़र्क। अब इस 3 साल में बहुत कुछ गेम कर सकती है कांग्रेस। मुझे लगता है आरजेडी को अब ऑप्शन से निकाल देना चाहिए कांग्रेस को। प्रशांत किशोर के साथ जाने का मतलब, पहला संदेश यही था कि अब कांग्रेस आरजेडी के इतर सोच रही है। प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई, ये भी हम सबको मालूम है। इसका मतलब प्रशांत किशोर को लेकर भी कांग्रेस कुछ बहुत दूर का सोच रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी राजनीतिक रूप में जिंदा रखना चाहती है, ताकि बिहार में जो थर्ड ऑप्शन आरजेडी के इतर खड़ा लोग देखना चाहते हैं, पब्लिक वहाँ ढूंढ रही है, वो कांग्रेस ना हो। उसके लिए प्रशांत किशोर जैसा अपना आदमी खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर को इतनी बड़ी सीट से जीतने का मौका दिया, कमज़ोर उम्मीदवार दिया। एक अलग थ्योरी ये चल रही है। अगर ये भी है तो भी कांग्रेस को सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर बीजेपी इस प्लान पे खेल रही है तो भी कांग्रेस को अपने लेवल पे अपने संगठन को, अपने आप को मजबूत करना होगा और थर्ड ऑप्शन के रूप में जनता के सामने अपने आप को पेश करना होगा। प्रशांत किशोर को फोर्थ ऑप्शन होने दीजिए अगर आप अलग भी होते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन कांग्रेस ही होनी चाहिए। ये तय करना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। ये है रही बात बिहार की। अब एक तरफ मोदी जी वीडियोस, रील डालकर जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और संघ के लोग साफ बता रहे हैं कि वो इस जनरेशन के कंप्लीटली खिलाफ खड़ी है। अब जनरेशन के खिलाफ अगर एक पार्टी खड़ी हो, एक पूरी जनरेशन के खिलाफ, तो उस पार्टी का, उस जनरेशन से जीत पाना तो संभव नहीं है। खास करके उस जनरेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका 22% के आसपास टोटल आबादी का है, उसमें फिर इस आंदोलन में तो सिर्फ जेन जी नहीं, जेन अल्फ़ा और मिलेनियम भी जुड़ गए थे। तो चलिए, जेन अल्फ़ा अभी नहीं तो कुछ उसमें से अगली बार वोटर नहीं बने, उससे अगली बार तो बनेंगे, लेकिन जेन मिलेनियम तो वोटर हैं, वो तो जेन जी से पहले के हैं। तो इतना मिला मिलू के तकरीबन अगर हम मोटा मोटी भी माने तो 2029 में 35 से लेके 40% या 35 भी नहीं माने, 30 से 35% तो कम से कम इनका वोट होगा। और 30% वोटों से 30 से 35% वोटों से बीजेपी सीधा पंगा ले रही है। तो ऐसे में बीजेपी के जीतने के लिए, या बीजेपी इस लड़ाई में जीत पाएगी, ये तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हराना है, तो ऑप्शन भी तो दिखना चाहिए ना। अब ऐसा ना हो कि ऑप्शन में कोई और अरविंद केजरीवाल टाइप का कोई खड़ा हो जाए। उससे पहले कांग्रेस को ऑप्शन के तौर पे दिखना होगा, जो मुझे लगता है राहुल गांधी पहचान गए बहुत अच्छी तरह से। इसलिए वो ना युवाओं का मुद्दा छोड़ना चाहते हैं, ना राम मंदिर का मुद्दा छोड़ना चाहते हैं।
दोनों को संसद में बखूबी उठा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है और इस देश में कहा यह जाता है कि जो इस जेनजी की पसंद बन जाती है ना, वो ऑटोमेटिकली पूरे देश की पसंद बन जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लोग चीज़ों को इतना वायरल करते हैं कि लोगों को लगता है यही तो चल रहा है। तो इसलिए ये 2 जीतों का संदेश बड़ा है, जश्न बनता है, होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, बीजेपी जैसी पार्टी को हराया। लेकिन जो संदेश आए हैं उन संदेशों को समझना उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।